बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हाफ़िज़ शाहिद मुनीर हूँ और पंजाब की पहली ख़ातून वज़ीर आला ने अपना चार्ज संभाल लिया है, हलफ़ उठा लिया है। अब बात करने वाली ये है कि गुजरांवाला को इस वक्त कौन से मसाइल का सामना है, गुजरांवाला में कौन सी मिनिस्ट्री आने जा रही है, और सोचने वाली बात ये है कि आने वाले दिनों में गुजरांवाला को कौन से मसाइल दरपेश होंगे और कौन से मसाइल हैं जो हल हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि गुजरांवाला में जो मुस्लिम लीग नून के एमपीए साहिबान जीते हैं उनमें इमरान खालिद भट्ट साहब, उमर डार, इरफान बशीर, कैसर संधू साहब, नवाज़ चौहान साहब, वकार चीमा वज़ीराबाद से और राना अख्तर दूसरी मरतबा ये हुआ। इनमें से इमरान खालिद भट्ट साहब सबसे ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है, वो चौथी दफ़ा एमपीए बने हैं। उमर डार पहली दफ़ा बने हैं, उनके बड़े लिंक्स हैं, उनके भाई एहसन डार साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी हैं। इरफान बशीर गुजर साहब दूसरी दफ़ा बने हैं। कैसर संधू साहब की बात की जाए और तो वो तीसरी दफ़ा एमपीए बने हैं। उसके बाद नवाज़ चौहान साहब तीसरी दफ़ा बने हैं। वकार चीमा जो वज़ीराबाद से हैं वो पहली दफ़ा बने हैं और राना अख्तर दूसरी दफ़ा बने हैं। इस वक्त अगर सीनियरिटी देखी जाए पंजाब के अंदर, इससे पहले क्या हुआ, 2013 में चौधरी इकबाल गुजर साहब सिर्फ वज़ीर बनने में, सूबाई वज़ीर बनने में कामयाब हुए थे, खुराक के वज़ीर बने थे। उसके बाद जब उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हुई तो कुछ देर के लिए जब हमज़ा नवाज़ पंजाब के वज़ीर आला बने, फिर उस दौरान इमरान खालिद भट्ट साहब ने भी हलफ उठा लिया था, लेकिन वज़ारत मिलने से पहले ये गवर्नमेंट ख़त्म होगी। अब सबसे पहले जो इम्कान है वो ये है कि इमरान खालिद भट्ट साहब ज़्यादा सीनियर होने की वजह से वो वज़ीर बनेंगे पंजाब के, और इतलात ये हैं कि पहले ही फेज़ में उनको बनाया जाएगा। दूसरे यहाँ पर उम्मीदवार उमर डार साहब का दावा है कि वो वज़ीर बनेंगे क्योंकि उनके बड़े ताल्लुकात हैं। इमरान खालिद साहब भट्ट साहब का चूँकि नवाज शरीफ फैमिली से मरियम की वालिदा कुलसूम नवाज साहबा मरहुमा के साथ बड़ा गहरा तल्लक था, फैमिली तल्लक था। हमज़ा साहब से भी उनकी बड़ी दोस्ती है। अब पता ये चल रहा है कि उनको वज़ारत पंजाब में दी जा रही है। पंजाब में जो हमारे गुजरांवाला में जो सबसे बड़े मसाइल थे वो थी यूनिवर्सिटी, जो निगरान हुकूमत ने दे दिया। लिंक रोड यूनिवर्सिटी दे दी, अस्पताल की अपग्रेडेशन कर दी, सेफ सिटी बना दिया लिंक रोड में, मोटरवे की बात कर रहा हूँ। अब जो आने वाले वज़ीर आला होंगे, आने वाले जो वज़ीर आला होंगे वो गुजरांवाला के, उनके लिए क्या मसाइल हैं, और हमारे जो एमपीए साहिबान हैं उनके लिए क्या मसाइल होंगे। होने वाले जो काम हैं वो ये हैं कि मैंने जैसे पहले बताया कि 4 बड़े मंसूबे तो चले गए हैं, लेकिन आप गुजरांवाला में जो बड़े बड़े बाईपासेस हैं, जैसे सियालकोट बाईपास है, वहाँ पर फ़्लाई ओवर की ज़रूरत होगी। आलम चौक पर फ़्लाई ओवर की ज़रूरत होगी। चंदा किला बाईपास पर फ़्लाई ओवर की ज़रूरत होगी, और कंगनी वाला बाईपास पे जो पुल है वो गिरने वाला है, उसकी भी अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गुजरांवाला शहर का जो फ़्लाई ओवर बनाया गया था वो गुलाम हुसैन पार्क के बाहर बाहर वो उसकी इन और आउट है, गिरता है वहाँ पर आकर। वो अगर जाकर निगार फाटक पर गिरता और शहूपुरा मोड़ को, हैदरी अंडरपास को और निगार फाटक को अगर लिंक्स दिए जाते तो ये गुजरांवाला अगले 50 साल ट्रैफिक के मसाइल से शहर कम निकल सकता था। गुजरांवाला फ़्लाई ओवर बनने के बावजूद भी आप शेरावाला बाग फाटक पे सियालकोटी दरवाज़े पर फंसे रहते हैं, चूँकि नीचे फाटक हैं, फाटक के भी अपने मसाइल हैं। यहाँ पर एक फ़्लाई ओवर का लिंक बनने लगा था डेवड़ा फाटक से, जो गुजरांवाला फ़्लाई ओवर को मिलना था, ताकि सिविल लाइन की जो ट्रैफिक है, तमाम की तमाम ट्रैफिक वो गुजरांवाला डिंगा फाटक के ऊपर से अगर गुजर जाती, नीचे से अंडर पास बन जाता, लेकिन पहले दौर में नहीं बनाया गया। आने वाले दिनों में हमारे पास जो सबसे बड़ा ट्रैफिक का फ़्लो हुआ है गुजरांवाला में, सेफ सिटी बन गया है। ट्रैफिक सिग्नल नहीं होंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे। उसके बाद जब भी गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून का जलसा होता है तो पहलवानों को इस्तेमाल किया जाता है, जिना स्टेडियम को इस्तेमाल किया जाता है। पहलवान बेचारे गुर्स देते हैं, लेकिन गुजरांवाला में अखाड़े नहीं हैं। अखाड़े ना होने की वजह से फ़न पहलवानी वरासती लोगों तक मुंतकिल होकर रह गया है। आम आदमी को अखाड़ा अवेलेबल नहीं है। 2-4 शहर के बड़े अखाड़े हैं, उसके अलावा जो पहले जो गुजरांवाला का कल्चर हुआ करता था, जगह जगह अखाड़े होते थे, अब वो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे मैंने ग्राउंड्स की बात की तो जना स्टेडियम है, कोट खिजरी है, जना स्टेडियम में भी आम आदमी नहीं खेल सकता, वहाँ पर आपने पैसे दे कर क्रिकेट खेलनी है। ये वो वजह है, और नौजवान ग्राउंड ना होने की वजह से सोशल मीडिया के ऊपर मुंतकिल हो चुका है। आने वाले दिनों में हमें अच्छे खिलाड़ी भी नहीं मिलेंगे गुजरांवाला से, किसी भी फील्ड में अच्छे पहलवानों की बड़ी कमी होगी। ख़ानदानी लोग होंगे, नया लड़का, नया नौजवान, नया टैलेंट, नया बच्चा, नए ख़ानदान से कोई भी बच्चा उठ नहीं पाएगा। तालीमी इदारे यहाँ पर जो अब तालीमी इदारों की बात की जाए तो यहाँ पर जो कॉलेजेस की ग्राउंड्स हैं
وہاں پر ظاہر ہے آپ پرائیویٹ آدمی نہیں کھیل سکتا. لوگوں کے کھیلنے کے لیے ہمارے پاس بڑے گراؤنڈز نہیں ہیں. بوائز کالج کی بات کی جائے, گرلز کالج کی بات کی جائے تو وہاں پر آپ الاؤ نہیں ہے. بوائز کالج میں ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے. دھوبی گھاٹ ایک گراؤنڈ ہے, پیپلز کالونی چھوٹی سی گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ شہر کے اندر گراؤنڈز کی بڑی کمی ہے. جو بھی نئے وزیر بنیں گے گجرانوالہ کے, ان کے لیے یہ سب سے بڑے مسائل ہوں گے. گجرانوالہ کے لوگوں کے یہ مسائل ہونے جا رہے ہیں جو اگر حل نہ ہوئے تو آنے والے دنوں میں یہاں پر جس حالات میں مسلم لیگ نون جیتی ہے, اگر لوگوں کے مسائل حل نہ ہوئے اور اگلے چند دنوں میں رمضان ہے, وہاں پر لوگوں کو رمضان کی جو ایک بیوٹی ہوتی تھی, جو کبھی شہباز شریف صاحب کے دور میں لوگوں کو ریلیف ملتا تھا, اگر وہ نہ لگایا گیا, بازار نہ لگائے گئے, لوگوں تک ریلیف نہ پہنچایا گیا تو لوگ بڑی مشکل کا شکار ہو جائیں گے. گیس کے بل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں, بجلی کے بل ناقابل برداشت ہیں, لوگ روتے ہوئے بجلی کے بل جمع کروا رہے ہیں. ایسے میں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے لیے آٹا, چاول, دال, گھی, یہ بڑا مسئلہ بن جائے گا. پٹرول کی قیمت ابھی چند دن پہلے بڑھی تھی. یہ وہ چیزیں ہیں اگر گجرانوالہ کے لوگوں کو, اگر مسلم لیگ نون کی پورے پنجاب میں اگر بات کی لے تو وہی حالات ہو گئے. اگر گجرانوالہ میں جیسے وہ 7 سیٹوں میں 14 میں سے 7 سیٹیں رہ گئی ہیں, اور اگر گجرانوالہ کے لوگوں کو ریلیف نہ ملا, یہ جو لوگ بڑی تگ و دو کے ساتھ, جیسے میں نے کہا عمران خالد جیتے ہیں, عمر ڈار, عرفان بشیر, کیسر سندھو صاحب اور نواز چوہان, وقار چیمہ اور اختر اگلی مرتبہ نشان تک بھی مٹ جائیں گے اگر لوگوں کے لیے ریلیف کا پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے انتظام نہ کیا. اور گجرانوالہ میں جو بھی شخص وزیر بن کے آیا, اس نے اگر گجرانوالہ میں ٹریفک کے مسائل حل نہ کیے, صحت کے مسائل حل نہ کیے, جو گجرانوالہ کا ہسپتال یہاں پر منتقل ہوا تھا جس کے بارے میں کہا تھا 5 فروری میں آ جائے گا, لیکن 1 مہینہ مزید اوپر ہو گیا ہے, ابھی تک گجرانوالہ کا سول ہسپتال ٹراما سینٹر واپس نہیں آیا. لوگ بڑے, کوئی زخمی ہو جائے تو اس کے لیے یہ سمجھیں کہ اس نے ہسپتال پہنچنے سے پہلے اس کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے, اور یہ ہو بھی رہا ہے اور ہو چکا بھی ہے. اب جو نئے وزیر آئیں گے, جو پنجاب کے اندر اگر گجرانوالہ میں وزارت نہیں بھی ملتی تو جتنے بھی MP صاحبان ہوں گے ان کو سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا, سیاست سے ہٹ کر بات کرنی پڑے گی, لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے. اگر گجرانوالہ کے لوگوں نے یہ جو مسائل میں نے بتائے ہیں آنے والے دنوں میں, اگر آپ نے گجرانوالہ کے لوگوں کے ریلیف نہ قائم کیا, اسٹیڈیمز نہ بنائے, تعلیمی ادارے نہ بنائے, جو یونیورسٹی ملی ہے شروع نہ کرائی, تو اسپتال واپس نہ آیا, تو لوگوں کے گجرانوالہ کے لوگ چند دنوں میں سوشل میڈیا پر بھڑکنا شروع ہو جائیں گے, جو کہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہوگی. ہمیں یہ نوید تو سنائی جا رہی ہے کہ گجرانوالہ میں وزارت آ رہی ہے, ہمیں یہ بھی نوید سنائی جائے, اس کے اوپر نوید نہ سنائی جائے, اس کے اوپر عملی اقدام بھی کیا جائے کہ گجرانوالہ کے لوگوں کو واقعی ریلیف ملنے والا ہے. اور خصوصاً آنے والے دنوں میں جو رمضان ہے, وہاں پر لوگوں کی مشکلات اگر کم نہ ہوئی تو مسلم لیگ نون اپنے ابتدائی مہینوں میں ہی بد دعائیں سمیٹنا شروع کر دے گی. توقع کی جا رہی ہے کہ جس طرح پنجاب کی خاتون وزیر اعلیٰ لگائی گئی ہے, اس کے ساتھ ٹیم لگائی جا رہی ہے, بڑے منجے ہوئے لوگوں کو لگایا جا رہا ہے. امید تو یہی کی جاتی ہے کہ حالات بدلیں گے. اگر حالات نہ بدلے تو مسلم لیگ نون کے بھی حالات برے سے برے ہوتے جائیں گے.